अजय सर, खाली इंटेलिजेंस फेल्योर मान करके काम चल जाएगा? कह दो कि इंटेलिजेंस फेल हो गया, काम चल जाएगा? इंटेलिजेंस का काम क्या है? आज क्या कर रहा है इंटेलिजेंस? आज भाई पूरा इंटेलिजेंस तो इस चीज में लगा है कि कौन सा अधिकारी कितना कमा रहा है, उसके कितने बंगले हैं, कौन नेता कहां कर रहा है, विपक्ष का कौन नेता कहां आ रहा है, कहां जा रहा है। पूरा इंटेलिजेंस तो उस पर लगा है। ये इनपुट कौन जुटाएगा कि देश में आतंकवादी हमले की तैयारी हो रही है, कि दिल्ली में ब्लास्ट की तैयारी की जा रही है? क्या एजेंसियों के पास इतनी फुर्सत छोड़ी गई है कि एजेंसियां ये इनपुट जुटाएं? देखिए, मैं एक चीज मुझे याद आती है। उदयपुर में एक टेलर कन्हैया लाल की गला काट के हत्या की गई थी। उस हत्या के बाद बड़ा शोर मचा, तत्कालीन राजस्थान सरकार को बदनाम किया गया। हालांकि राजस्थान सरकार ने तत्काल कार्रवाई की, सभी मुल्जिमान पकड़ लिए और सारे जब गिरफ्तार हो गए तो इमीडिएट इफेक्ट से दिल्ली से एनआईए आती है और एनआईए उस केस को ले लेती है अपने इन्वेस्टिगेशन कब्जे में और कहती है आतंकी नेटवर्क है और इसलिए इसकी जांच एनआईए करेगी। ठीक है, चूंकि कानून बना हुआ है एनआईए को लेकर के, कांग्रेस सरकार में ही बना था। सबसे पहले जो एनआईए के चीफ बनाए गए थे वो पंजाब के ही पहले डीजीपी रहे थे, एनपीएस औलख। मेरे बड़े अच्छे रिश्ते रहे हैं, तो वो औलख साहब एक अच्छे अफसर भी थे। तो भाई ठीक है, मुझे लगा कि बहुत कुछ हो सकता है निकल के आए, क्या कनेक्शन है क्या है। कनेक्शन वो तो नहीं निकाले, लेकिन कनेक्शन जरूर ये आया कि उसके जितने मुल्जिम थे जो मुसलमान ही थे, और वो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच जो आरएसएस का है उसके लोग थे। यानी वो घटना अंजाम देने वाले आरएसएस के लोग थे। शायद यही वजह है कि अभी आप गूगल कर लेंगे, आ जाएगा। जयपुर हाई कोर्ट ने उन सबको जमानत दे दी, क्या कहते हुए कि एनआईए ने, जांच एजेंसी ने अदालत में कोई ऐसा दस्तावेज नहीं पेश किया जिससे यह साबित किया जा सके कि ये इन्होंने इतना बड़ा अपराध किया है। अब आप समझ लीजिए, साहब कोई दस्तावेज नहीं पेश किया गया। एक घटना का और जिक्र करता हूं। आपको याद होगा उसी समय में जो अमरनाथ यात्रा थी, उस यात्रा के दौरान आतंकी हमला करके तीर्थयात्रियों को मार देने की एक साजिश रची गई थी। उस साजिश रचने वाले और वो पूरे असलहे का पूरा अंबार इकट्ठा करके और जाने वाले जो लोग थे वो जानते हैं, उन्हें पकड़ा था किसी पुलिस ने नहीं, वहां के ग्रामीणों ने, कश्मीर के ग्रामीणों। जहां पहलगाम में अभी घटना हुई है उसी से कुछ ही दूरी पर था, और ग्रामीणों ने पकड़ा और जो बुला के सीआरपीएफ के हवाले किया और कहा ये आप देखिए, फोटो वीडियो बना लिए। अब उसका क्या नतीजा हुआ, उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा। गिरफ्तार करने पे फिर एनआईए पहुंची, उसने कब्जे में लिया। पता चला वो सारे जो है, बीजेपी आईटी सेल का एक प्रमुख था, एक और था, इस तरह से बीजेपी के ही लोग थे जो ये घटना अंजाम देने जा रहे थे। उसका क्या हुआ उस केस में आप पता कर लीजिए। 5 साल हो गए हैं, करीब 4 साल, किसी के 3 साल। तो आप ये सोचिए, एक डीएसपी देवेंद्र सिंह पकड़ा गया था और तमाम असलहों के साथ में, तमाम विस्फोटक के साथ पकड़ा गया था, आरडीएक्स के साथ। साहब कहां गायब हो गया पता नहीं। अब मैंने ये 3 घटनाओं का जिक्र क्यों किया, क्योंकि आज जब नाम लगाया जा रहा है जिन डॉक्टरों का कि हमने फरीदाबाद से पकड़ा, वो कश्मीरी हैं और क्या हैं और क्या नहीं है, तो साहब थोड़ा सा उनके भी बैकग्राउंड पता कर लिए जाए तो कहीं आपको राष्ट्रीय मुस्लिम मंच नजर आ जाए। कहीं इसी तरह से जो इत्तेफाक से कल घटना हुई उससे चंद मिनट पहले ही मैं उस जगह से गुजरा और मैं था, मेरी पत्नी थे, तो दोनों अपना निकल के जा रहे थे।
तो आप ये समझ लीजिए कि जब मुझे खबर आई कि ये घटना हुई तो मुझे लगा अरे यार कुछ देर यदि लेट हो गए होते तो शायद आज आपके साथ मैं चर्चा नहीं कर रहा होता। बहरहाल कोई बात नहीं, जब हमारे देश के दूसरे नागरिक मर सकते हैं तो मैं भी मर सकता हूं, मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मुझे तकलीफ है कि आप याद करिए जब मुंबई में होटल ताज, ट्राइटेंड और दूसरी जगह जो अटैक हुआ था जिसे हम 26/11 के नाम से जानते हैं, इमीडिएट नरेंद्र मोदी गांधीनगर से भाग के पहुंच गए थे मुंबई और वहां पत्रकारों उसी ताज होटल के सामने खड़े होकर प्रेस से बात करके और तमाम सारे आरोप लगा रहे थे। प्रधानमंत्री जो तत्कालीन थे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने उस घटना के चंद मिनट में ही राष्ट्र को संबोधित करके और उसके प्रति सजग किया था और अपनी कार्रवाइयों के बारे में बताया था। यह घटना दिल्ली के लाल किले के बिल्कुल पास में होती है, मेट्रो स्टेशन पे होती है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित किया क्या? नहीं। प्रधानमंत्री घटना स्थल पे गए क्या? नहीं। प्रधानमंत्री छोड़िए, गृह मंत्री क्या घटना स्थल पे गए? नहीं। नहीं, गृह मंत्री तो गए थे सर। नहीं, वो बाद में गए हैं, बाद में बहुत बाद में। मैं यही कह रहा हूं कि अब आप एक देखिए, वो जाते हैं कहां? परिजनों के पास। अजय भाई, जब पटना में थे तो जाते कैसे? मैं वही बता रहा हूं, वो गए कहां? हॉस्पिटल में। ठीक है, मैं ये इसलिए बता रहा हूं, उनके लिए प्रायोरिटी देश थी ही नहीं। और प्रधानमंत्री अगले दिन सुबह भाग जाता है भूटान। आप देश इतने संकट की स्थिति में है, आप राष्ट्र को संबोधित नहीं कर सके पूरी रात और भाग जाते हैं आप वहां के लिए। आप घटना स्थल पे नहीं जाते हैं, वहां से आप कितनी दूरी पे रहते हैं? सिर्फ 3 किलोमीटर की। आप कल्पना करिए, जब यह स्थितियां हो रही होती तो निश्चित रूप से शर्म आती कि यह हमारा प्रधानमंत्री है और वो उस समय बोल रहा था और ये पेशबंदी पेश कर रहा था कि जिस नाव से आतंकी आए थे वो नाव गुजरात की थी। खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि उसकी पेशबंदी प्रस्तुत कर रहा था कि वो पाकिस्तान की मरीन जब हमारे मछुआरों को पकड़ती है तो गुजरात की मछुआरों की नाव को रोक लेती है, इसीलिए मैं कहता था। तो उसी से देखिए आतंकी आए। अब आप अपने आप को बचाने के लिए सारे खेल रचे जा रहे थे, इसीलिए भाग के आया था। आज नहीं बोल पा रहा है। तब तो प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संबोधन को कह रहा था कि इससे मैं बड़ा वो हुआ हूं, आज नहीं बोल पा रहा है। तो यह अपने आप में दिखाता है। अब मैं इसी में बताता हूं, फरीदाबाद में जहां आप पकड़ने का दावा करते हैं, दावा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए कुछ समय बाद वो भी पता चलेगा कि नहीं वो तो कुछ और था क्या नहीं था। अब मैं बता रहा हूं जहां दावा करते हैं वहीं से वो बागेश्वर का एक ड्रामेबाज जो है वो कहता है हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम यात्रा निकाल रहे हैं। निकाल लो भाई, वहां से चले जाओ और वृंदावन तुम्हें जाना है तो वहां से सीधे पलवल होते हुए सीधे वृंदावन पहुंच जाओगे। लेकिन नहीं, दिल्ली होके जाएंगे, ज्यादा लंबा जाएंगे। लेकिन ये ड्रामा। दूसरा, उस कार्यक्रम के शुरुआत कराने खुद पहुंचता है जो पूर्व मुख्यमंत्री है हरियाणा का और इस समय नरेंद्र मोदी सरकार में नगर विकास मंत्री है, जो संविधान की कसम लेकर के इस पद पर बैठा है। वो संविधान की मूल अवधारणा के खिलाफ उस हिंदू राष्ट्र के उस अभियान की उसमें शामिल होता है और उसके बाद वहीं से वो लोग अरेस्टेड दिखाए जाते हैं। अब आप देखिए, और इसके बाद में राष्ट्रीय मुस्लिम मंच जो आरएसएस का है, इंद्रेश कुमार वाला, जो आतंकी तमाम
1 दर्जन आतंकी घटनाओं में शामिल रहा है, उसी का मौलाना जो है एक आता है रफीक, और वो क्या कहता है कि वो हिंदू राष्ट्र के लिए यात्रा निकाल रहे हैं तो हम मुस्लिम राष्ट्र के लिए निकालेंगे। आपको तुरंत 1947 के पहले का वह दौर याद नहीं आता है जब मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा एक साथ सरकारें चलाते थे, लेकिन एक प्रस्ताव पारित करता था कि नहीं हमें अलग हिंदू राष्ट्र चाहिए, एक प्रस्ताव पारित करता था हमें अलग मुस्लिम राष्ट्र चाहिए। दोनों सत्ता की मलाई खाते थे और उसके बाद में दोनों ही अपने राज्यों में हिंदू मुस्लिम को दोनों को मरवाते थे और फिर नफरत का वातावरण बनाते थे। आपको नहीं लगता है कि यह घटना उसी का प्रयोग है कि बिहार के चुनाव में इसका कैसे इस्तेमाल किया जाए? और चूंकि बैठे हैं साकिब जी, तो बताएंगे कि आज बिहार के तमाम व्हाट्सएप पे वो नफरती जो बनाए हुए आईटी सेल के तमाम सारे वीडियो समेत और तमाम सारी पोस्ट हैं, वो फॉरवर्ड हो रही हैं जगह जगह, और न व्हाट्सएप रोक रहा है, न फेसबुक रोक रहा है, न ट्विटर रोक रहा है। और उनके जरिए जिस तरह नफरत परोसी जा रही जिससे कि चुनाव को प्रभावित किया जाए, ये क्या है? ये प्रयोग है, संयोग है, क्या है? क्योंकि कल बैठ के जैसा कि कहा प्रबल ने, मैं कहता हूं कि वहां पर जो होटल में बैठ के जो जो काम किए गए हैं वो किस साजिश के तहत किए गए हैं, क्या किए गए हैं, इस पे जांच करने की। जी बिल्कुल। जब और लास्ट बात आपको एक और घटना के साथ ही संदर्भ में जोड़ दूं कि इस घटना की जांच स्पेशल सेल को ट्रांसफर की गई है, जिस स्पेशल सेल का चीफ है दिल्ली में, एनआईए को नहीं दी गई है। सुन लीजिए, आतंकी घटना प्रूव हो रही है, इसके बावजूद यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज है, फिर भी एनआईए को जांच नहीं दी गई, बाकी जगह एनआईए को दी गई। और इसकी जांच का जो चीफ है उसका नाम है अनिल शुक्ला। और ये अनिल शुक्ला कौन है? ये अनिल शुक्ला वही है जिसने पुलवामा की घटना जब हुई थी तो एनआईए में था और तब वहां की जांच इसको दी गई थी। अब आप क्रोनोलॉजी जो है इनकी वो देख लीजिए।